नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो कमिंग मंथ में डेट रखी गई है, जो सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, उनमें से हिस्ट्री का जो हम सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी मैं डॉक्टर नवीन कुमार, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एक्सपर्ट, आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन जो भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट से रिलेटेड है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप देखें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, ताकि कैंडिडेट का जो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है, वो जान सके वो किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी क्वेश्चन को और किस तरीके से उस क्वेश्चन की वो फ्रेमिंग कर रहे हैं। द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जो भक्ति और जो सूफी मूवमेंट है, मेड द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सोसाइटी इन मेडिवल पीरियड। जो मेडिवल पीरियड था उसमें जो भक्ति और जो सूफी मूवमेंट है, उन्होंने किस तरीके का अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन सोसाइटी में। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जो चाहे वो किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जामिनेशन है, यूपीएससी एग्जामिनेशन है, इस तरीके से हमने फ्रेमिंग की है, क्योंकि जो एचपीएससी ने उसी तरीके का एक पैटर्न अडॉप्ट किया है। आपके एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में वो आपको 18 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन कवर करने हैं, 15 आउट ऑफ 18। आप इन्हीं 18 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो हम इस पे डिस्कस करते हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट पे ये क्या था। भक्ति और सूफी मूवमेंट ने किस वे से कंट्रीब्यूट किया इंडियन सोसाइटी में ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। उन्होंने क्या किया, भक्ति मूवमेंट पे आप पहले तो आप एक डेफिनेशन इंट्रोडक्शन देंगे कि भक्ति मूवमेंट था क्या मेडिवल पीरियड में। ये एक जो मूवमेंट था, जो सूफी संत थे या जो नॉर्थ इंडिया में या सेंट्रल या साउथ इंडिया में जो संत थे, उन लोगों ने एक मूवमेंट जो चलाया सोसाइटी में। उन्होंने जो सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्सी थी या कास्ट सिस्टम था, उसको ब्रेक करने के लिए लोगों के अंदर एक नया जो वे ऑफ या आप लिविंग बोल सकते हैं या वे ऑफ थिंकिंग बोल सकते हैं, वे ऑफ डिस्कशन बोल सकते हैं, वो उन्होंने ये डिसेमिनेट करने का काम किया, वो स्प्रेड किया। फर्स्ट जो पॉइंट है, किन किन तरीकों से उन्होंने ये मेडिवल पीरियड में कंट्रीब्यूट किया इंडियन सोसाइटी में। पहला पॉइंट है, ब्रोक द बैरियर ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। जो ऑर्थोडॉक्सी थी, समाज में फैली हुई थी, उसको ब्रेक करने का काम किया। इन्फ्यूज ए न्यू लिबरल आउटलुक, नया जो जीने का जो तरीका है लिबरल फ्रीडम के साथ, लिबर्टी के साथ, वो इन्फ्यूज करने का काम किया। संत लाइक द कबीर, नानक डिनाउंस द आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा थी उन्होंने उसको नकार दिया। जो पिलग्रिमेज थे, जो लोग अपने जो उनके धर्म स्थल हैं उन पे जो एज ए टूरिस्ट या जाते थे, उनके दर्शन करने जाते थे, उन्होंने उसको भी नकारा। आइडल वर्शिप को भी निकाल दिया था, मूर्ति पूजा को भी उन्होंने नकारा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज के अंदर एक तरीके से नेगेटिविटी क्रिएट कर रही थी। पिलग्रिमेज जो थी वो भी उन्होंने डिनाउंस की। इनमें आप नाम दे सकते हैं कबीर का और नानक का। उसके बाद जो इसमें सेकंड पॉइंट है, एनकरेज द इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। ब्रदरहुड पे भी उन्होंने बात की, इक्वालिटी पे भी बात की। इक्वल स्टेटस होना चाहिए मैन और वुमेन का, या किसी कास्ट सिस्टम में अगर कोई वेरिएशन आ रहा है या कास्ट सिस्टम फैल रहा है, तो उन्होंने इक्वालिटी की बात की, उसको बढ़ावा दिया, भाईचारे को बढ़ावा दिया। कंसिडर द सर्विस टू द मैनकाइंड, उन्होंने ये भी बोला मनुष्य की जो सेवा है वो ही बहुत बड़ी अपने आप में है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन है टू द गॉड। जो भगवान को हम डिवोट करते हैं, वो मनुष्य की जो सर्विस टू द मैनकाइंड इज मोर हाईएस्ट फॉर्म है और मोर इम्पोर्टेंट फॉर्म है। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, ब्रोक द सोशल ट्रेडिशन एंड रिजिडिटी। जो सोशल ट्रेडिशन था उस टाइम पे मेडिवल जो पीरियड था, उस टाइम पे जो सोसाइटी के अंदर जो ट्रेडिशन और रिजिडिटी थी, उसको भी कहीं ना कहीं ब्रेक करने का काम किया। दे कॉल फॉर द सोशल इक्वलिटी, इक्वलिटी पे बात की। अट्रैक्टेड दी मैनी डाउन ट्रॉडन पीपल्स, जो चाहे नानक है, चाहे आपका दादू है, इन लोगों ने क्या किया, जो भी डाउन ट्रॉडन पीपल थे या कास्ट सिस्टम था,
उनमें से अपने जो डिसिपल थे, अपने जो अनुयायी थे, उनको सेलेक्ट करने का काम किया ताकि सभी लोगों को इक्वलिटी का एक दर्जा दिखाई दे। फ्यूल द सोशल मूवमेंट। अब जो भक्ति मूवमेंट था वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो पैदल यात्रा के थ्रू या मूवमेंट कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाने का काम करते थे। फ्यूल द सोशल मूवमेंट। अब भक्ति मूवमेंट से ही हम ये देखते हैं कि जो सोशल मूवमेंट हुए वो कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट था। लाइक दी नाथपंथीज, जो नाथपंथी थे, उन्होंने चैलेंज किया किसको, कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, ठीक है, मूवमेंट करके, सोशल मूवमेंट के थ्रू। उसके बाद ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। आप देखेंगे कि जो आपके भक्ति मूवमेंट के दौरान, सूफी जो मूवमेंट के दौरान जो सूफी संत या भक्ति संत थे, उन्होंने क्या किया, रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा दिया। चाहे वो ब्रिज भाषा है, चाहे वो हिंदी भाषा है, उन्होंने, या बंगाली भाषा है, या मराठी भाषा है, उन्होंने लोकल लैंग्वेज में अपने जो वर्ड्स थे या भक्ति का जो भी कोई उनका लिरिक्स थे या लिखने की उनकी जो कला थी, उन्होंने उसको प्रदर्शित किया। ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में उन्होंने अपनी राइटिंग में अपने द्वारा लिखे गए जो शब्द थे वो रीजनल लैंग्वेज में किए। चोज टू राइट इन द लोकल लैंग्वेज सच एज तमिल, मराठी, हिंदी, बंगाली, ठीक है। ये बहुत अच्छा रीजनल लैंग्वेज को क्या था, डेवलपमेंट था। रीजनल लैंग्वेज में जो रीजनल लैंग्वेज थी उनको बढ़ावा था। म्यूजिकल रेनेसेंस आया, क्योंकि जो भक्ति और सूफी मूवमेंट थे तो वो म्यूजिक से भी कहीं ना कहीं लोगों में अलग जगाने का काम करते थे, लोगों को इकट्ठा करने का काम करते थे। जहाँ पे भक्ति और सूफी संत इकट्ठे होते थे वहाँ पे म्यूजिक का एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता था, और ताकि वो लोगों तक वो इंफॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट करके, स्प्रेड कर सकें। कंपोज द वर्सेस एंड सॉन्ग्स। इन्होंने क्या किया, लोकल लैंग्वेज में कुछ वर्सेस एंड सॉन्ग्स को कंपोज किया। न्यू म्यूजिकल कंपोजिशन उन्होंने लिखी ताकि लोगों तक ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोकल लैंग्वेज में जा सके। और इसी से भक्ति और सूफी मूवमेंट्स को देखते हुए जो इंडिया में जो ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जो ब्रिटिश राज था, उस रूल के अगेंस्ट लोगों ने जो मूवमेंट किया वो भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड होके ही वो लोग ज़्यादा उत्सुकता के साथ आगे आए। अब देखें इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल लाइफ। सही बात है, जो भक्ति और सूफी मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो पॉलिटिकल लाइफ थी उसको इन्फ्लुएंस किया। अकबर जो कंसेप्ट था ऑफ ताहूदी और यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजन वाज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल। अकबर का जो ताहूदी का और यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन का जो कंसेप्ट था ना, वो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अकबर जैसे लोगों ने भक्ति और सूफी मूवमेंट को क्या किया, अपने साथ में लेने का काम किया, और इनसे जो पॉलिटिकल जो लोग थे या राजा महाराजा थे, भक्ति और सूफी संत जो उनके कांटेक्ट में आए, वो ये मानते थे भक्ति और जो संत थे या सूफी संत थे, अगर वो उनके साथ आएंगे तो उनकी जो प्रजा है या उनका जो मान सम्मान है ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसके बाद आप कंक्लूड करेंगे इसमें, डिस्पाइट ए, आपने 7 पॉइंट अच्छे लिखे हैं, ये पॉइंट लिख के स्टिक रहें अपने वर्ड्स के साथ। आप कैची वर्ड्स लिखे, अननेसेसरी जो भी पॉइंट्स है या कोई भी आप थ्योरी टाइप का कोई भी भर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पॉइंट मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप इसी तरीके से कुछ कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर आप ने कोई बुक फॉलो की है तो डेफिनेटली आप उसमें से एक क्वेश्चन के लिए 7 से लेके 10 पॉइंट तक तैयार रखें, क्योंकि क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। क्योंकि आप क्वेश्चन की अगर 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली वो इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन के बाद आपको उसका जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो स्टार्ट करना है, देन फाइनली आप उसमें कंक्लूड करेंगे। डिस्पाइट ए रिमार्केबल इम्पैक्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट ऑन द इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट था, the orthodox elements in Hinduism and Islam kept attacking the ideas propagating by the Bhakti and Sufism। अब जो ये इसका इम्पैक्ट था मूवमेंट का, उसमें क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या में जो सूफी संत और जो उन्होंने काम किया, तो डेफिनेटली जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे सोसाइटी के अंदर, चाहे वो हिंदुइज्म में चाहे वो इस्लाम में, उन्होंने इन संतों के ऊपर अटैक इन द सेंस अटैक, आप वर्डली अटैक किया, लोगों में इनके प्रति घृणा फैलाने का काम किया ताकि लोग इनसे दूर हट जाएं, और जो जो आइडिया था इनका, इनको फॉलो ना करें, लोगों के अंदर एक ही भावना पैदा करने का काम किया। लेकिन फिर भी भक्ति और जो सूफी जो संत थे उन्होंने कहीं न कहीं समाज के अंदर एकजुटता, यूनिटी
बढ़ाने का काम किया, ऑर्थोडॉक्सी को कम करने का काम किया, कास्टिज्म जो रिलीजियस और कास्टिज्म प्रॉब्लम थी उनको कहीं ना कहीं रोकने का काम किया। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आपके जो एग्जाम है, जो आपका इवेलुएटर है, वो आपसे इन्फ्लुएंस हो कि जो कैंडिडेट है, वो एस्पायरेंट है, उसने अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, वो कैची पॉइंट्स लिखे हैं। क्रिस्पी और क्रंची वर्ड्स का ज़्यादा यूज करें, चाहे आप हिंदी में आंसर कर रहे हैं चाहे इंग्लिश में। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, वो थ्योरी में ये पूछते, क्वेश्चन में पूछते, सर क्या पेपर इंग्लिश में आएगा? देखिए, पेपर आपका बिलिंगुअल होगा, बाइलिंगुअल पेपर होगा। बाइलिंगुअल पेपर में क्या होगा, आपका हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा। बकायदा पेपर जो होगा, क्वेश्चन पेपर आपको अलग से मिलेगा, आंसर शीट आपको अलग से मिलेगी। तो आप उसी तरीके से लिखेंगे जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है, या आपने पहले ही जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें फिल करनी पड़ेगी कि जो मैं आंसर करूंगा वो इंग्लिश में करूंगा। तो आप उसी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट फील कर रहे हैं, आप उसी लैंग्वेज में लिखिए। ज़्यादातर बच्चे हिंदी में लिखने की कोशिश करते, तो ठीक है, हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखा जा सकता है और इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है। तो जिस कैंडिडेट की, एस्पायरेंट्स की दोनों लैंग्वेज में से जहाँ पे अच्छी पकड़ है, जहाँ पे वो अच्छा अपने आप का प्रदर्शन कर सकते हैं, वर्ड्स का यूटिलाइज करके अपने आंसर की जो फ्रेमिंग है वो अच्छे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो उसी लैंग्वेज को चूज करें, हिंदी हो या इंग्लिश हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। कुछ कैंडिडेट सोचते हैं कि हिंदी वाले कैंडिडेट को प्रेफ़रेंस नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी वाले कैंडिडेट को बहुत अच्छे से जो उसका क्वेश्चन है, वो भी देखा जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो हिंदी जो भाषा है, उसी से सिलेक्ट होते हैं। इंग्लिश वाले भी सिलेक्ट होते हैं, इसमें ऐसा कोई भी जो आपकी एडवर्टाइज़मेंट है, उसमें नहीं लिखा हुआ कि हिंदी इतने कैंडिडेट लेंगे या इंग्लिश से इतने लेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक हरियाणा स्टेट में हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो स्टेट है वो हिंदी भाषा वाला स्टेट है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। नविता क्लासेस आप लोगों के लिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन की किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे वो ज्योग्राफी का है, चाहे वो हिस्ट्री का है, तो इसी तरीके से हम फ्रेमिंग करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं या आपके जो मार्क्स हैं एग्जाम में जो आएंगे, वो आपका इम्प्रूवमेंट हो, अच्छा आप अच्छे से अच्छा लिख के आएँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।